आज हम सेल साइकिल को स्टडी करेंगे। इसमें जो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस होते हैं ये सेल साइकिल को प्रमोट करते हैं, जबकि CD के इनहिबिटर्स यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर्स सेल साइकिल को स्टॉप कर देते हैं। तो एक नॉर्मल सेल की जो सेल साइकिल होती है वो 4 फेजेस में डिवाइड होती है, M फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। M फेज को माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज माइटोटिक फेज। इट इज ऑल्सो नोन एज माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में दो प्रोसेस होती हैं, पहला तो कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस, जिससे कि एक सेल मदर सेल जो होती है वह 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब G1 फेज की बात करते हैं तो G1 G स्टैंड्स फॉर द गैप यानी खाली समय, जिस टाइम सेल अपने आप को प्रिपेयर करे फॉर द फर्दर डिविजन्स। तो गैप 1 फेज, इसमें अर्ली G1 फेज में माइटोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको अर्ली G1 फेज को माइटोजन डिपेंडेंट फेज भी कहा जाता है। अब कुछ सेल माइटोसिस करने के बाद नॉर्मल साइकिल के साथ नहीं जाती हैं, बल्कि वो डेविएट होके एक रेस्टिंग पीरियड में जाती हैं, जिसे G0 फेज कहा जाता है। इसे क्वेसेंस भी कहा जाता है। कुछ सेल री एंटर भी कर सकती हैं, बट मोस्ट टाइम द सेल्स बाहर ही रहती हैं, क्वेसेंस स्टेज में ही रहती हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है, जैसे ह्यूमन में न्यूरॉन्स होते हैं। अब साइक्लिन D और CD के 4 और 6 ये मॉलिक्यूलर लेवल पे डिकोड होते हैं, जो कि इस साइकिल को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्ली G1 फेज में इनकी जरूरत है। द अर्ली phase of G1 is mitogen dependent. The presence of growth factors are required for the progression of cell cycle. Once the cell progress past the R point, that is restriction point, mitogen are no longer required for the cycle progression. यहाँ पे जो पॉइंट बना हुआ है this line, this is the R point. यहाँ पे साइक्लिन D CD के 4/6 ये फॉस्फोराइज्ड कंडीशन दिखाई जा रही है। ये रेस्ट्रिक्शन पॉइंट कहलाता है। रेस्ट्रिक्शन पॉइंट तक अगर सेल आती है और यहाँ से अगर आगे बढ़ गई, फिर इसको माइटोजन की जरूरत नहीं है, फिर ये साइकिल आगे की ओर ग्रो करेगी। अदरवाइज अगर इससे पहले ही साइकिल है तो इसको माइटोजन की जरूरत है। अगर माइटोजन प्रेजेंस नहीं है, ग्रोथ फैक्टर्स नहीं है यहाँ पे, तो सेल आगे ग्रो नहीं कर सकती है। अब आर पॉइंट के बाद साइक्लिन ई और CDK2 डिकोड होते हैं जेनेटिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो ये हो गया G1 फेज। G1 फेज में जो इम्पोर्टेंट फिनोमिना रहा हुआ रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है। रिस्ट्रिक्शन पॉइंट क्या होगा? बियॉन्ड रिस्ट्रिक्शन पॉइंट द सेल साइकिल विल कंटिन्यू इवन इट्स इफ ग्रोथ फैक्टर्स आर एब्सेंट। अब यहाँ पे चाइल्डहुड एक कैंसर की सेल होती है, जो कैंसर जीन होती है RB, दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा। तो रेटिनोब्लास्टोमा का भी सेल साइकिल में बहुत बड़ा रोल है। जब ये हाइपोफॉस्फोराइज्ड कंडीशन है, यानी फॉस्फोरस के नंबर यहाँ पे बहुत कम है, तो ये इनएक्टिव स्टेज में है। फिर ये फॉस्फोराइज्ड होती है, नाउ यहाँ पे ज्यादा फॉस्फोरस जुड़ गए, हाइपर फॉस्फोराइज्ड कंडीशन। अब इस कंडीशन में ये एक्टिव हो गया और ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जिससे कि सेल साइकिल आगे प्रोग्रेस करेगी। तो यहाँ पे P53 है। P53 का मतलब ये गार्जियन जीनोम, ये जीन जो है इसको गार्जियन जीन माना जाता है ह्यूमन जीनोम का। ये P21 बनाया और फिर यहाँ से साइक्लिन D और CD4 और 6 के लिए ये डिकोड हुआ। इसके अलावा P16, P17, 18 और 19 ये भी इसके लिए साइक्लिन D के लिए डिकोड होता है। जबकि TGF बीटा P27 को टारगेट करता है और ये एक्टिवेटेड फॉर्म किसके लिए जाना जाता है? साइक्लिन E और CDK2 के लिए। अगर सेल में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि सेल में कोई टूट फूट हो गई है, तो P14 P53 का लेवल इंक्रीज कर देता है, जिससे P21 बनता है और फिर ये नॉर्मली एपोप्टोसिस करा देता है, यानी सेल आगे नहीं जाएगी, उसकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो जाती है। या तो फिर सेल तभी आगे बढ़ेगी, ये दूसरा रास्ता भी है, सेल तभी आगे बढ़ेगी
जब वो टूट फूट पूरी तरह से सही हो जाए, रिपेयरिंग हो जाए, यानी डीएनए अगर फ्रेगमेंटेशन हो गया डीएनए का, तो डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब यहाँ से पॉइंट आगे बढ़ेगा। एस फेज में साइक्लिन ए और सीडी के 1 और 2, साइक्लिन ए सीडी के 1 एंड 2 ये जीन फैक्टर मॉलिक्यूलर लेवल पे पाए जाते हैं। देन जो ट्यूमर सप्रेसर्स की बात करें तो P21, P27 एंड P57 सीडी के इनहिबिटर्स stop progression of the cell by inhibiting the cyclins and CTKs. They act at multiple phases of the cell cycle and are especially important at G1/S and G2/M checkpoints. G1 checkpoint क्या होता है? G1 checkpoint G1 और S के जंक्शन पे पाया जाता है। अगर सेल में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ एपोप्टोसिस हो जाएगी, नहीं है तो इस चेक पॉइंट पे चेक हो जाएगी कि हाँ सब कुछ एनवायरनमेंट अच्छा है, हम आगे जा सकते हैं, तो ओके गो। देन साइकिल आगे प्रोसेस करती है। एस यानी सिंथेटिक फेज, यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेट करते हैं। फिर G2 फेज आता है, G2 यानी गैप सेकेंड फेज, ये एक एक्स्ट्रा फेज हो गया S और M के बीच में। यहाँ पे साइक्लिन बी और CDK1 जेनेटिकली डिकोड होते हैं और P53 इनसे P21, P27, P57 मिलके इनको डिकोड करते हैं, इनको शो करते हैं। देन P53 is an important regulator of the both G1/S and G2/M checkpoints. अब G2 और M checkpoints इस जंक्शन पे पाया जाएगा, G2 और M के बीच में। ये चेक करता है कि आगे माइटोसिस के लिए जो एनवायरनमेंट है वो सही है या नहीं, फैक्टर्स अवेलेबल हैं या नहीं, और कंडीशन फेवरेबल है या नहीं। अगर फेवरेबल है तो फर्दर प्रोसीड, नहीं तो स्टॉप, यहीं पे रुक जाना है। अगर अभी भी सेल में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे फिर से एपोप्टोसिस हो जाएगा, यानी सेल की डेथ हो जाएगी। द G2/M checkpoints allows the cell cycle to pause for a period of time only before the mitosis occurs. तो ये तो थे सेल साइकिल, पूरी एक सिंपल मैमेलियन सेल साइकिल। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑन्कोजीन और सप्रेसर जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर्स जो कि सेल साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑन्कोजीन द लैक ऑफ इनहिबिशन और गेन ऑफ फंक्शन ऑफ विच विल लीड टू कैंसर, यानी ऑन्कोजीन का अगर इनहिबिशन न हो या ज्यादा एक्टिव हो जाए तो ये कैंसर कॉज करते हैं सेल में। जबकि ट्यूमर सप्रेसर की बात करें, द इंक्रीज्ड इनहिबिशन और लॉस ऑफ फंक्शन विल लीड टू कैंसर। अगर इनकी इनहिबिशन ज्यादा हो जाए ट्यूमर सप्रेसर्स की और फंक्शन कम हो जाए, मतलब या फंक्शन कम हो जाए तो भी कैंसर हो जाएगा। तो पहला है साइक्लिन्स, ऑन्कोजीन में पहला है साइक्लिन्स और ट्यूमर सप्रेसर में पहला है आरबी यानी रेटिनोब्लास्टोमा। देन ऑन्कोजीन में दूसरा है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस CTKs एंड देन E2F, देन MYC, MD, M2। जबकि ट्यूमर सप्रेसर्स की बात करें तो P53, इसको गार्जियन भी कहा जाता है, और फिर यहाँ पे ट्यूमर सप्रेशन है P21, 27, P57, CIP, KIP, WAF, इन तीनों को अलग से इन नाम से भी जाना जाता है। P14/ARF, P16/INK4A, P17, P18, P19, ये सभी के सभी क्या है, ट्यूमर सप्रेसर्स हैं। देन TGF बीटा रिसेप्टर, BRCA1, BRCA2 एंड लास्ट में है ATM। तो ये तो हो गए ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर्स जो कि सेल साइकिल के रेगुलेशन में हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू।